तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि एटम्स और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, परमाणु और अणु क्या होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टी देखी थी, उनसे बनने वाले यौगिक देखे थे और उनसे हमने बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए थे, यौगिक बनाए थे, फॉर्मूले लिखे थे, केमिकल फॉर्मूले, रासायनिक सूत्र लिखे थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, अणुओं के सूत्र लिखे थे, है ना। ये सारे काम हमने पिछले चैप्टर में कर लिए थे। बट अब हमें ये समझना है कि जो हमारा एटम है वो अंदर से कैसा दिखता है। हमने पिछले चैप्टर में बात करी थी कि एटम जो होता है वो इनडिविजिबल होता है, एटम को हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। बट उसी का उल्टा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि एटम को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। एटम इज अ डिविजिबल, एटम इज डिविजिबल, एटम जो है वो विभाजित हो सकता है, परमाणु जो है वो विभाजित हो सकता है। ठीक है, कैसे हो सकता है उसके बारे में आज थोड़ा समझते हैं। तो आज सबसे पहले हम थोड़ा जानेंगे एटम के बारे में और थोड़ा डिटेल में। ठीक है, एटम के बारे में क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो एटम हिंदी में इसको बोला जाता है परमाणु। क्या बोला जाता है, परमाणु। ठीक है, अब देखो एटम जो होता है वो सबसे छोटी चीज होती है और हमने क्या पढ़ा था पिछले चैप्टर में, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम इज इनडिविजिबल। ठीक है, डाल्टन के अनुसार परमाणु विभाजित नहीं हो सकता है। ठीक है, डाल्टन ने ये बोला था, पढ़ा था ना डाल्टन की पोस्टुलेट, उसने क्या बोला था कि एटम जो है वो सबसे छोटी चीज है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती है। ठीक है, ये क्या होती है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है। ये क्या होती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है। ठीक है, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्या बोलेंगे, इमारत की ईंट की तरह होती है। जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है तो उसमें जो अगर हम किसी बड़ी बिल्डिंग के सामने एक ईंट को देखेंगे कितना छोटा लगेगा, वैसे ही किसी एटम, किसी मॉलिक्यूल के सामने अगर किसी एटम को देखेंगे कितना छोटा, बहुत छोटा लगेगा। तो ये क्या करता है, ये चीज़ों को बनाता है, मैटर्स को बनाता है। हर मैटर में, हर चीज़ में क्या होता है, एटम्स होता है। हर चीज़ में, तुम में है, मुझ में है, इस मार्कर में है, इस बोर्ड में, हर चीज़ में क्या है, एटम्स है। ठीक है, अब हमें बात करनी है एटम जो होता है वो क्या होता है, वो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग टाइप के एटम पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एटम जो होते हैं वो तीन चीज़ों से बने होते हैं। एटम जो होते हैं तीन चीज़ों पर बने होते हैं, उनको बोला जाता है सब एटॉमिक। ठीक है, उप परमाणुक, क्या बोला जाता है, उप परमाणुकों से बना होता है। ठीक है, तो एटम जो है, inside atom there is small particles, there are small particles which is called subatomic, ठीक है, परमाणु के अंदर छोटे कण होते हैं जिनको हम अपरमाणुक कहते हैं, ठीक है, तो अब इनके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उनके बारे में बात करनी है। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या बोलते हैं, अपरमाणु। तो ये तुम्हारे तीन होते हैं, कौन कौन से, एक होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। क्या होता है, प्रोटॉन। एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये एटम के बारे में कुछ बातें। हाँ, ठीक है, अब
अलग अलग तत्वों के अंदर, अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। और अलग द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन, मतलब जो एलिमेंट है उनके अंदर जो एटम है उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो हर एलिमेंट के लिए क्या होंगे, अलग होंगे। हर एलिमेंट के लिए क्या होंगे, अलग होंगे। जैसे सोडियम के लिए 11 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए 1 है, क्लोरीन के लिए 17 है ना। ऐसे क्या होंगे, अलग अलग होंगे। हर एलिमेंट के एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। ये भी लिखेंगे। इन डिफरेंट एलिमेंट्स नंबर ऑफ, इन डिफरेंट एलिमेंट्स, ऐसा लिखो, इन एटम्स ऑफ डिफरेंट, इन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, इन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर डिफरेंट, अलग अलग तत्वों के परमाणु में अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इतनी बातें क्लियर है। हाँ, एटम डाल्टन के अकॉर्डिंग इंडिविजिबल होता है, ठीक है। एटम बिल्डिंग ब्लॉक की तरह होता है, इमारत की ईंट की तरह होता है, ठीक है। बट एटम के अंदर अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल। परमाणु के अंदर छोटे कण होते हैं जिनको अब परमाणु कहा जाता है। और वो अब परमाणु कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और एटम अलग अलग तत्वों के, अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए मैं फैन बंद कर रहा हूँ, एक एक्सपेरिमेंट दिखाना है। स्केल है, स्केल दे दो। और जिसने लिख लिया हो वो मेरे को छोटे छोटे पेजेस के पीसेस करके दियो। कोई नहीं, आज किसी और कॉन्टेक्स्ट में बताना है। अरे कर दे, मेरे ट्यूशन के नालायक निकम्मे बच्चे। हाँ, तो जिसका नहीं हुआ वो लिखते रहो, जिसका हो गया है वो इधर देखो। तो ये मैंने कुछ छोटे स्मॉल पीसेस कर लिए हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस स्केल को लूँगा और सर पे घिसूँगा और फिर थोड़े डैंड्रफ ज़्यादा है मेरे सर पे, वो दिख नहीं रहोगे कैमरे पे। तो देखो ये यहाँ पे जो है वो अट्रैक्ट करेगा। मैं ऑयल नहीं लगता है, ऑयल नहीं है लगता है। ओए कोई और करके दिखाओ यार, कोई और करके दिखाओ। ये इधर से करना है, कर नहीं करके दिखाना है। पेन से हो गया था यार, सुबह हो गया था। नहीं होगा, या तो ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स हो गए। ए जल्दी करो यार, करना है जल्दी। हाँ तो कोई और ले लो, गंदा है तो। पेन से कर दे, पेन से कर दे, चलो। अरे जल्दी कर, मेरे को चाहिए। होगा, मुझे पता है, ऑयल होना चाहिए। तेरे डैंड्रफ है मेरे। बस हाँ, वो गंदा कर दिया, दिखा जल्दी से। अरे दे बस, अब चार्ज खत्म हो गया। लो
चार्ज खत्म हो गया यार। कोई इधर आ जाओ, कोई वॉलंटियर करने इधर आओ, जो घिस के देगा मेरे को। आ जा तो आ जा आ जा। हाँ तो आ जा ना, कोई बात नहीं, आ जा। अरे एक्सपेरिमेंट तो करेंगे आज। हाँ अरे स्केल घिस के देगा गधो, और क्या। हाँ भाई इधर आ जा। तो बच्चों ये है आदित्य, नहीं रुद्रादित्य, ठीक है। दिख नहीं रहा? अरे मैं पीछे हो जाया, दिखना चाहिए। हाँ अब दिख रहा है, चल घिस। हाँ अच्छे से देखो भाई, चिपक गया। देखो चिपक गया, ये देखो स्केल में दिख रहा है, देखो चिपक गया। कैमरे में दिखा, देखो कैमरे में, ठीक है। देखो चिपक गया, ठीक है। अब भाई जा, हाँ हो गया हो गया, चलो। हाँ तो भाई एक्सपेरिमेंट हो गया। अब क्या है सुनो, ये चिपका क्यों, इसका रीजन देता हूं। ये चिपका इस वजह से क्योंकि जो स्केल था, ठीक है, उसमें क्या आ गया, चार्ज आ गया। क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब ये चार्ज आया कहां से? हमें जहां तक पता है जो एटम है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम मतलब एटम के अंदर कुछ भी नहीं होगा ना। अगर हम एटम को तोड़ेंगे तो दोबारा एटम ही मिलेगा, तो एटम के अंदर कुछ भी नहीं है। हम अब तक ये मानते थे डाल्टन के अनुसार, ठीक है। बट जब हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया तो इससे हमें क्या पता चला कि स्केल में जब हमने बालों पे इसको घिसा तो उसकी वजह से क्या हो गया, उस पर चार्ज आ गया। क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब स्केल के एटम्स में चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या है कि उसके जो एटम्स हैं उनके अंदर कोई और पार्टिकल जरूर प्रेजेंट है जिसके अंदर चार्ज आया, जिसके अंदर चार्ज आया है। और वो जो पार्टिकल्स है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस बात से ये साबित होता है कि एटम जो है वो डिविजिबल होता है, एटम जो है वो विभाजित हो सकता है। और वो किन में विभाजित होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात समझ में आ गई? तो इस एक्सपेरिमेंट से ये बात बताई गई है, ठीक है। अगर जो पेन है या स्केल है उस पर अगर चार्ज ही नहीं आता तब तो मान लेते कि एटम के अंदर कुछ और है ही नहीं जिसकी वजह से चार्ज आए नहीं। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज पड़ा था हमने, माइनस का। प्रोटॉन के ऊपर प्लस का, ठीक है। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इसका मतलब एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन तो है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स है वो क्या करे, वो स्केल से चिपकने लगे। आई बात समझ में? ठीक है, ये नोट डाउन हो गया सबका, आगे बढ़े? ठीक है चलिए, मिटाऊं? हो गया सबका डन? ठीक। तो ये जो चीज अभी मैंने बनाई इसको कहा जाता है माइंड मैप। क्या कहा जाता है, माइंड मैप। माइंड मैप एक तरीका है जिसके थ्रू हम बहुत बड़े बड़े आंसर्स को, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को ये फ्लो चार्ट की तरफ बना के याद कर सकते हैं। अगर मैं इसी एटम के बारे में तुम्हें पैराग्राफ में लिखवाता तो बहुत बड़ा पैराग्राफ बन जाता और उसको देख के तुम्हें याद भी नहीं होता। बट इस तरीके से बनाने से क्या हो गया, पता चल रहा है कि एटम के अंदर क्या होता है, सब एटॉमिक होता है, उसके अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं। ये तो लिख ही दोगे, हाँ, इस दा ही तो लगाना है, हिंदी में हर हा ही तो लगाना है, ठीक है, बस तो बना ही दोगे। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रिलेटेड है हमारा किससे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे 3 टेबल बनाने वाला हूँ, उसके अकॉर्डिंग करूँगा। तुम क्या करना, पहले इलेक्ट्रॉन लिखना, फिर उसके बाद प्रोटॉन, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेरे पास इतना बड़ा है, तुम्हारे पास तो इतने छोटे हैं, तुम्हारे पास कॉपी। तो सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा प्रोटॉन, ठीक है, फिर आएगा न्यूट्रॉन, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसके बारे में, हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। किसके बारे में,
इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को खोज करने का जो श्रेय है वो जाता है इस व्यक्ति को, जे थॉमसन। हाँ, शॉर्ट फॉर्म है, पूरा नाम नहीं पता मेरे को। इतना याद कर लो, जे थॉमसन, वही बड़ी बात है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन ने। कब करी थी? वो करी थी 1879 में। कब करी थी? 1897। ऐसे मत लिखो इसको, यहाँ पे लिखो। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट हो गया 1897 में। इस सन में उसने क्या करी? इसकी खोज करी। हाँ, किसकी खोज करी? इलेक्ट्रॉन की। अब खोज कैसे करी इस बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो इन्होंने करा एक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम था कैथोड रे ट्यूब, कैथोड किरण ट्यूब, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब, ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने करा। ये जे थॉमसन तो लिख लोगे ना हिंदी में? हाँ हाँ भाई, हिंदी वाले लिख लोगे ना? फांसी पे तो नहीं चढ़ा दोगे? हाँ, थर्ड पे कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। अब देखो ये कैथोड रे ट्यूब थी क्या? ये एक्सपेरिमेंट समझो, क्योंकि इससे ये भी निकला है, इससे ये भी निकला है, तो ध्यान से समझना। तो कैथोड रे ट्यूब क्या होती है? एक तरह की ट्यूब होती है इस तरीके से, ठीक है। इसमें एक गैस डाली जाती है और इसके इधर से दो एंड होते हैं। एक एंड होता है कैथोड वाला, कैथोड, एक होता है एनोड, ठीक है। कैथोड वाले पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड वाले पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसमें हम गैस डालते हैं और यहाँ से क्या करते हैं? इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई बैटरी लगी हुई है, ठीक है। इससे क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। तो जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो यहाँ पे जो गैस भरी है उस गैस में एटम होंगे ना, हर चीज़ में एटम है तो गैस में भी एटम होंगे। तो गैस के अंदर जो एटम है उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? वो इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के साथ, ये इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जो जा रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं तो उससे वोल्टेज जा रहा होगा, उस वोल्टेज के साथ रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। वो क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा हाइपर चार्ज कर देगा। क्या कर देगा? हाइपर चार्ज कर देगा। और ये क्या बना लेंगे? कैथोड रे बना लेंगे। क्या बना लेंगे? कैथोड रे, ठीक है। कैथोड किरण बना लेंगे और वो किरण हमें दिखेगी। अगर वो किरण हमें दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि जो गैस है उसके अंदर एटम है, उस एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से वहाँ पे कौन सी किरण बनी? कैथोड रे किरण वहाँ पे बनी, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल तुमने अगर कभी मूवीज़ वगैरह देखा होगा तो अंटार्कटिका और आइसलैंड के ऊपर एक वो बनती है, लाइट्स बनती है ग्रीन कलर, जिनको अरोवा बोलते हैं, एरोवा ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो ये लाइट्स होती है, ठीक है, जो आसमान में बनती है, ग्रीन होती है, रेड होती है, अलग अलग कलर की होती है, ठीक है। तो ये भी इसी तरीके से बनती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में भी एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो उनको जब एनर्जी मिलती है, सूरज से आने वाली जो एनर्जी मिलती है, तो उससे क्या हो जाती है? वो चार्ज अप हो जाती है। क्या हो जाती है? चार्ज। और चार्ज जब हो जाती है तो उनमें कौन सा हो जाता है? कैथोड रे बन जाता है। क्या बन जाता है? कैथोड रे बन जाता है। बात समझ में आ गई? क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जो होता है, वो ये जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर देता है? चार्ज कर देता है। क्या करता है? उनमें अवशोषण, क्या कर देता है? अवशोषण कर देता है, ठीक है। चार्जेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? अवशोषित। क्या बोलते हैं चार्जेस को? अवशोषित, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन के अंदर जो आवेश होता है उसको क्या कर देता है? अवशोषित कर देता है, उसमें और ज़्यादा पावर और ज़्यादा शक्ति डाल देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे क्या बन जाता है? कैथोड रे बन जाती है। और कैथोड रे जहाँ पे भी बनती है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट है। वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। जहाँ पर भी कैथोड की किरण बनती है, वहाँ पर ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है। बात समझ में आ गई? जहाँ पर भी कैथोड किरण उपस्थित होती है वहाँ पर ऋणात्मक आवेश भी होता है। जहाँ पर कैथोड रे होती है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है।
और इन्हीं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं ऋणात्मक आवेश वाले कणों को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से जे थॉमसन ने किसकी खोज करी? इलेक्ट्रॉन की। बात समझ में आ गई? उन्होंने क्या करा, एक ट्यूब लिया, उस ट्यूब में कोई सी भी गैस डाल दी, और गैस डालने के बाद जब उन्होंने वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी ने जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे उनके साथ रिएक्ट किया और क्या बना लिया? कैथोड रे बना ली। और कैथोड रे जहां पे भी होती है वो तभी बन सकती है जब एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, मतलब नेगेटिव पार्टिकल्स हो, ऋणात्मक आवेश वाले कण हो। और इन्हीं ऋणात्मक आवेश वाले कणों को या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। इस तरीके से जे थॉमसन ने किसकी खोज करी? इलेक्ट्रॉन की खोज करी। आई बात समझ में? कैसे खोज करी? क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब बात करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात करेंगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की वो होता है तुम्हारा 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 28 ग्राम, -28 ग्राम ये होता है। ठीक है, और चार्ज जो होता है वो ये होता है, जो आवेश होता है, आवेश जो होता है वो होता है -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ठीक है, और इसको एब्सोल्यूट टर्म में हम कितना लेते हैं? -1। ठीक है, 10 की पावर -19, वहां पे भी -19। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। जो आवेश होता है उसकी जो इकाई होती है उसको कूलम बोला जाता है। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है? हाँ, कैथोड रे ट्यूब समझ में आ गई? कैसे इलेक्ट्रॉन का पता लगा, ये पता चल गया। कब पता लगाया, किसने पता लगाया, और क्या मास होता है, क्या चार्ज होता है, सारी चीजें मैंने बता दी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, नोट करिए। अब हम बात करने वाले हैं प्रोटॉन के बारे में। किसकी बात करने वाले हैं? प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, प्रोटॉन की जो खोज है वो करी थी ई गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन। ठीक है, अब इसका नाम पर अगर यूगिन, ई फॉर यूगिन गोल्डस्टीन। ठीक है, ई गोल्डस्टीन। ठीक है, और इसकी जो खोज करी गई है वो करी गई है तुम्हारी 1886 में। कब करी गई है? 1886 में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से पहले प्रोटॉन की खोज हो चुकी है। ठीक है, और सेम चीज से हुई है। अब यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब थी, यहां पर इन्होंने क्या बना दी? एनोड रे ट्यूब बना दी। क्या बना दी? एनोड रे ट्यूब बना दी। ठीक है, तो इनका कहना क्या था ये सुनो। तो ये क्या बोलते हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं किसी भी एटम में, वो किसने दिखाया? ई गोल्डस्टीन ने। कैसे दिखाया? जब उन्होंने क्या करा? हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को क्या करा? एक गैस से लो टेम्परेचर पे पास करवाया। किस टेम्परेचर पे? लो प्रेशर पे पास करवाया। किस पे? लो प्रेशर पे पास करवाया, जिसकी वजह से वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो निकल लिए, बचे क्या? प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स भारी होते हैं। तो वहां पे क्या बचे? हैवी पार्टिकल्स, भारी वाले कण बच गए। ठीक है, और ये भारी वाले कण जो थे इन्होंने मिल के क्या बना लिया? एनोड रे बना ली। क्या बना ली? एनोड की किरण बना ली। और जहां पर भी एनोड की किरण होती है वहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, वहां पे धनात्मक आवेश कण मौजूद होते हैं। बात समझ में आई? हाँ, तो हुआ क्या कि यहाँ पर हमने गैस डाली एनोड इस वाले में, कैथोड रे ट्यूब में। ठीक है, और फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाई तो उसमें से क्या निकल गए? इलेक्ट्रॉन्स निकल गए पहले। तो बचे क्या? भारी भारी पार्टिकल्स।
ठीक है, और उन भारी भारी पार्टिकल्स ने मिलकर क्या बना लिया, एनोड रे, एनोड की किरण। और एनोड की किरण जहां पे भी दिखती है उसका मतलब ये है कि वहां पर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, धनात्मक आवेश वाले कण। बात समझ में आ गई? हाँ, तो इस तरीके से इन्होंने भी किसकी खोज कर दी, प्रोटॉन की खोज कर दी। ठीक है, और इसका जो इन्होंने इसके लिए जो गैस ली थी वो गैस ली थी हाइड्रोजन। क्या ली थी, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको भगा दिया उन्होंने, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, भगा दिया, तो बचा क्या, एक प्रोटॉन बचा। और वो एक प्रोटॉन इतना भारी था कि उसने क्या बना लिया, एनोड रे बना ली। क्या बना ली, एनोड रे। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे बना ये? हाँ, तो प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। हाँ, एक और चीज मैं इसमें जो भूल गया इलेक्ट्रॉन वाले में, वो लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय ई माइनस। ठीक है, इसको ई माइनस से दर्शाया जाता है, लिख लो, हिंदी में लिख लो, इसको ई माइनस से दर्शाया जाता है। ठीक है, और इसके लिए लिख लो, इसको डिनोटेड बाय पी, स्मॉल पी, इसे दिखाया जाता है स्मॉल पी से। ठीक है, एक और चीज लिख लो, ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज वाला होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। ठीक है, ये ऋणात्मक आवेश वाला होता है, ये धनात्मक आवेश वाला होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, यहाँ पे एनोड रे बनती है, यहाँ पे कैथोड रे बनती है। ठीक है, बाकी प्रोसीजर तो सब सेम ही होता है, बस इसमें क्या लिया जाता है, लो प्रेशर पे लिया जाता है। क्या लिया जाता है यहाँ पे, लो प्रेशर पे। और यहां पर एक खास बात क्या थी कैथोड रे ट्यूब में, कि यहां पर हम कौन सी गैस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कैथोड रे ट्यूब है उस पे गैस का नेचर डिपेंड नहीं करता। बट जब हम एनोड रे पे लेते हैं तो यहाँ पे गैस का जो नेचर है वो डिपेंड करता है। ठीक है, कि कैसी किस तरीके की गैस हमने ली है, हाइड्रोजन लिया है, सल्फर लिया है, क्लोरीन लिया है, किस तरीके का गैस लिया है, क्योंकि जिस तरीके का गैस लेंगे उसमें उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, और वो जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे वो गैस उतनी ज़्यादा क्या होगी, भारी होगी। इसीलिए हाइड्रोजन और हीलियम सबसे हल्की गैस क्यों होती है? ठीक है, क्योंकि उनमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हट जाते हैं, सिर्फ प्रोटॉन बचते हैं। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये होता है तुम्हारा 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। देख रहे हो, इससे ज़्यादा है ना, इससे ज़्यादा नहीं है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 है, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻24 है, वहाँ पे -28 है, यहाँ पे -24 है। ठीक है, तो ये बड़ा हुआ, -24 बड़ा होता है ना -28 से, तो ये बड़ा हुआ। ठीक है, और इसका चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज सेम होगा, बस यहाँ पे नेगेटिव वाला था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, आवेश सेम रहेगा, आवेश जो होगा वो क्या रहेगा, सेम। ये क्या रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये हो जाएगा, हाँ -19, अच्छा चार्ज बढ़ा देंगे, -19 ही रहेगा। ठीक है, और इसको हम एब्सोल्यूट टर्म में कितना लेते हैं, +1। हम प्रोटॉन पे क्या कंसीडर करते हैं कि इस पे कितना चार्ज होगा, +1 चार्ज होगा। क्या होगा, +1 चार्ज होगा। बात समझ में आ गई? एनोड समझ, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समझ में आ गया, किसने खोज की थी, कब की थी, कैसे करी थी, है ना, द्रव्यमान कितना होता है, मास कितना होता है ना, उसके बाद चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है, सब कुछ बता दिया है। ठीक है, इसके बाहर अगर कुछ लिखना हो तो तुम अपनी बुक से बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स है। अब मैं इन्हीं में पूरी कहानी लिखवाता तो फिर नोट्स नहीं रहते ना, फिर वो बुक बन जाती है दूसरी। ठीक है, तो नोट्स को हमें छोटा रखना चाहिए ताकि हमें रिवाइज करते टाइम ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, दूसरी बुक लिखने का कोई सेंस है, एक बुक तो है ही ऑलरेडी हमारे पास, तो दोबारा बुक लिख के बुक पढ़ने का कोई सेंस है नहीं है। तो नोट्स को हमेशा छोटा और एकदम टू द पॉइंट बनाना चाहिए, वहाँ पे रामायण नहीं लिखनी होती है। ठीक है, लिख लिया ये,
हाँ नेक्स्ट पे चले। हाँ तो नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रॉन। क्या है नेक्स्ट? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो करी थी जेम्स चैडविक ने। किसने करी थी? जेम्स चैडविक। देखो बात ऐसी है कि तुम विदेश में जाके बोलोगे ना रिति, तो बोले हाउ इज दिस नेम, ये किसने रखा है, ठीक है, ऐसा बोलेंगे जैसा तुम अभी बोल रहे हो, ठीक है। अरे तो उनके नाम है, उनको पता है, वो रखते हैं। अच्छा याद होने वाले। जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। जेम्स जेम्स चैडविक। चैडविक। अब देखो जो न्यूट्रॉन की खोज है वो किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से नहीं हुई, वो एक प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी? देखो जो कार्बन था उसका मैंने एटॉमिक मास बताया था, जो परमाणु वो द्रव्यमान बताया था, क्या था? 12U बताया था। तो उसमें 6 जो है वो किसका है? प्रोटॉन का। और इलेक्ट्रॉन को हम मास में जोड़ते नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा कम होता है, इसके लिए इसको नहीं जोड़ते। तो अगर कार्बन का वेट जो है वो 12U है, मास जो है वो 12U है, और 6U उसको प्रोटॉन से मिल रहा है, तो बाकी का 6 कहाँ से आ रहा है? तो ये बात पहले पता नहीं थी ना उनको, न्यूट्रॉन से आ रहा है। तो उन्होंने फिर ऐसी क्या करी? खोज करी कि एटम के अंदर सिर्फ 2 ही चार्ज हो सकते हैं, एक हो सकता है प्लस, एक हो सकता है माइनस, इसके अलावा और तो कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो माइनस वाले को इलेक्ट्रॉन, प्लस वाले को प्रोटॉन। तो उन्होंने बोला कि इसके अलावा भी एक पार्टिकल वहाँ पे प्रेजेंट होता है जो एटॉमिक वेट के लिए, एटॉमिक मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो पार्टिकल होता है हमारा न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जो हमारा मास नंबर का फॉर्मूला होता है, जो द्रव्यमान संख्या का जो सूत्र होता है, वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, उससे हमें क्या मिलता है? द्रव्यमान संख्या मिलता है, मास नंबर मिलता है। बात समझ में आई? तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आई थी, और उस प्रॉब्लम से उन्होंने क्या पता लगाया कि इसमें एक और पार्टिकल है जिसका नाम क्या है? न्यूट्रॉन, बट उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर नो चार्ज, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज, कोई भी आवेश नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है, ठीक है। अब देखो और इसी मिस्ट्री को किसने सॉल्व किया था? जेम्स चैडविक ने। उसी ने बोला था कि यहाँ पे होगा, और ये कब इन्होंने फाइंड किया था? 1932 में। कब फाइंड किया था? 1932 में, ठीक है। और इसको किससे दर्शाया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। किससे दिखाया जाता है? स्मॉल एन से, ठीक है। अब हाइड्रोजन के साथ एक खास बात क्या है पता है? कि उसके अंदर न्यूट्रॉन ही नहीं होता, उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखो, ये एकदम सेम होता है किसकी तरह? मास ऑफ प्रोटॉन की तरह। मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। चार्ज तो बता ही दिया, उसमें कोई चार्ज होता ही नहीं है, नो चार्ज, कोई भी आवेश
नहीं होता है, ठीक है, ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब एक और बात करते हैं, जो हमारा प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है, केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और ये वाला भी कहां पाया जाता है? इनसाइड द न्यूक्लियस, बाहर, ठीक है। और ये जो है ये कहां पाया जाता है? ये यहां पे लिख दूं मैं, आउटसाइड। कहां पाया जाता है? बाहर। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है? एटम के अगल बगल में चक्कर लगाता रहता है, वो शांत नहीं बैठता, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, ठीक है। और जो एटम का वेट होता है ना, एटम का जो मास होता है, परमाणु का जो मास होता है, वो उसके केंद्रक में होता है। अब बोलो क्यों होता है केंद्रक में? क्योंकि केंद्रक में ही सिर्फ क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जिसकी वजह से उसका मास आता है, ठीक है। तो केंद्रक जो है वो बहुत भारी होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं। और जब बहुत भारी चीज़ बीच में होगी और हल्की चीज़ बाहर होगी तो उसके क्या रहेगी? चारों ओर चक्कर लगाएगी, जैसे कि और अर्थ, जैसे कि सन और अर्थ। सन जो है वो बहुत भारी है, ठीक है, और जो अर्थ है वो बहुत हल्का है। तो जब सन को एक चादर, एक एक्सपेरिमेंट तुमने कभी यूट्यूब पे देखा हो तो एक चादर लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर भारी सी चीज़ रख देते हैं बीच में, और अगर और उसके बगल में से छोटी चीज़ें छोड़ते हैं, तो जो चीज़ होती है वो ऐसे से घूमते घूमते क्या करती है? वहाँ पे ऐसे चक्कर लगाती है पूरे, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि जो भारी चीज़ होता है वो अपने आसपास की चीज़ों को क्या करती है? नीचे दबाती है और अट्रैक्ट भी करती है। तो जो न्यूक्लियस होता है, जो एटम का न्यूक्लियस होता है, जो परमाणु का केंद्रक होता है, वो क्या करता है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो उससे दूर जाना चाहते हैं, ठीक है। इसी चक्कर में वो एक खींच रहा है और एक दूर जाना चाहता है, खींच रहा है, दूर जाना चाहता है। इसी चक्कर में वो क्या करता है? वो गोल गोल घूमता है, ठीक है। तो इन बातों को याद रखना, क्योंकि हम जब फाइनली स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे आएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें एक एक बार करके याद आएंगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अंदर रहता है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हुई। हमने पहले पता करा कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, अब परमाणु होते हैं। अब हमने पता चल गया कि जो अपरमाणु पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, उनमें से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो केंद्रक के अंदर होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर होते हैं। थोड़ी थोड़ी मिस्ट्री सॉल्व हो रही है ना। ये जो चैप्टर है वो एक मिस्ट्री की तरह है, जिसमें एक एक लेयर हटती जाएगी और हमारे सामने स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनता जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में, जो अलग अलग साइंटिस्टों ने दिए हैं, एक एटम किस तरीके का दिख सकता है। अब लेट सपोज हमने किसी इंसान को देखा नहीं है, ठीक है, नहीं इंसान छोड़ो, लेट सपोज कुछ 5 लोग हैं, 5 लोगों को एक चीज़ पसंद है, ठीक है, एक चीज़ पसंद है, बट उनमें से किसी ने उस चीज़ को देखा नहीं है, बस पसंद है, ठीक है, क्या है? पसंद है। तो एक बोलता है वो ना ऐसा ऐसा दिख सकता है, तो दूसरा बोला नहीं वो ऐसा ऐसा दिखेगा, तीसरा बोला वो ऐसा ऐसा दिखेगा। अब यही चीज़ एटम के केस में भी है। एटम को कोई देख तो नहीं सकता, एटम इनविजिबल होता है, बहुत छोटा होता है, नहीं देख सकते उसको, ठीक है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो फिर हमें कैसे पता चला यहाँ एटम होता है? वही तो खोज करी ना इन्होंने, अभी तो पता है कैसे खोज करी, वो एक्सपेरिमेंट किस लिए था? हाँ, तो अभी तो हमने एटम को देखा नहीं, फिर भी हमने उसका स्ट्रक्चर बना दिया। हमने एटम को, आज तक किसी ने नहीं देखा एटम को, फिर भी हमने उसका स्ट्रक्चर बनाया। हाँ, वो कैसे सोचो कैसे, वो हम एक्सपेरिमेंट करते गए, ठीक है, और एक एक लेयर उसकी निकलती गई, ठीक है। हाँ, तो गलत होता तो मतलब वो चीज़ नहीं है उसमें, क्या? और वो चीज़ हुई तो फिर एक्सपेरिमेंट कैसे गलत हुआ? एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट दो ही आ सकता है ना, पास या फेल। अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया मतलब जो चीज़ें हम ढूंढ रहे थे वो चीज़ है नहीं, और अगर वो पास हो गया मतलब वो चीज़ है।
जैसे हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया तो उससे क्या पता चला कि वहाँ पे प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। ये वाला करा तो क्या पता चला, प्रोटॉन है। यहाँ से क्या पता चला कि वहाँ पे न्यूट्रॉन है। पता चला ना। ये सारे एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं ना कि हमें उसके अंदर ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट है ना। तो इस तरीके से साइंटिस्ट ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बनाया और उसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, और एक और ख़ास बात कि आज हमारी एक Q&A वाली वीडियो आ गई है मेन चैनल पे, उसको देख लेना। ठीक है, हाँ, जिसने देख लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी है जाके बिल्कुल देखना। और अगली बार अगर तुम चाहते हो तुम्हारा भी क्वेश्चन आए तो बाहर एक बॉक्स लगा है, उसमें अपना मनपसंद क्वेश्चन कुछ भी डाल के पूछ सकते हो। पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, पढ़ाई के अलावा अगर पढ़ाई करते टाइम कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, किसी चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, फ़ोन ज़्यादा चला रहे हो, नींद नहीं आ रही है, कुछ भी तुम पूछ सकते हो। ठीक है, उस सब के आंसर हम देंगे। ठीक है, बस वही है ना कि क्वेश्चन पूछते टाइम तुम ये मत भूल जाना कि मैं टीचर हूँ और तुम स्टूडेंट हो, इस चीज़ की वो रखना। ठीक है, बाकी तुम कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। टीचर और स्टूडेंट के बीच में जितनी बातें हो सकती है तुम वो सब पूछ सकते हो, सब पूछ सकते हो। ठीक है, मजाक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज वो वीडियो आ चुकी है हमारे मेन चैनल पे, हाँ, और नाम तो पता ही होगा ही तुम सबको, हाँ, तो देख लेना। ठीक है, बाकी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।